हम पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज आपको लगातार दिखला रहे हैं और ये बतला दें कि दरअसल इस पॉलिटिकल एक्सचेंज को चूंकि हम हर हफ्ते कर रहे हैं तो सेंसेक्स हर का ऊपर नीचे होता है। हम पहले इसकी मेथोडोलॉजी आपको दिखला देते हैं कि मेथोडोलॉजी इसकी क्या रही। दरअसल ये 3 से 30 जनवरी के बीच में 28 राज्यों का सर्वे है, 17,643। ये मिडिल क्लास पकड़ी गई है इस बार खासतौर से। मध्यम वर्ग की सोच क्या है इस 3 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में, अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो आइए उसे ही परखने की कोशिश करते हैं। और हम फटाफट, चूंकि हमारे साथ एक लंबा पैनल है जो कि मध्यम वर्ग के हिस्से और शहरी मिजाज को पकड़ने की इच्छा में, उसमें कई सवाल लगातार पूछे गए थे। हम यह भी बताएंगे कि क्या मिजाज पूरे देश का है, लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में था इसमें है कि पीएम पद। लेकिन आइए उससे पहले हम एक चीज और आपको दिखलाते हैं। ये दरअसल ये स्थिति बताई गई है 1984 से, कांग्रेस का अपना सेंसेक्स कैसे कैसे कहां कहां किस रूप में चलते चला गया। 404 वो स्थिति थी जब राजीव गांधी का दौर था, लेकिन 1989 याद कीजिए वीपी सिंह आ गए, 1991 पीवी नरसिम्हा राव ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन जेएम कांड वहीं पर हो जाता है। 96 संयुक्त मोर्चा की सरकार, 98 अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने, फिर 114 सीट मिली थी उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी की लगातार सरकार, और 2004 में लौटे थे 145 सीट के साथ, लेकिन ये बढ़कर 206 पर गया। यानी ये स्थिति बताती है कि किस तरीके से कांग्रेस कहां तक पहुंच गई। इसके ठीक उलट बीजेपी की स्थिति देख लीजिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी लगातार आगे बढ़ी नहीं या नीचे गिरी नहीं। 2 सीट से ये बीजेपी ने शुरुआत की थी, 2 से कहां पहुंचे थे 85, वीपी सिंह को समर्थन दे दिया था, हंगामा जबरदस्त देश में मचा था। 1991 120 सीट, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त। 1996 संयुक्त मोर्चा 161 सीट। 1998 अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 13 महीने के लिए, 182 सीट के साथ समर्थन, लेकिन सरकार गिर जाती है। 1999 में यह आंकड़ा 182 पर ही रहता है, लेकिन गठबंधन का दौर बढ़ते चला जाता है और निकल के 138 पे। अब अगर 2009 के आते आते स्थिति और नीचे, लेकिन क्या ये स्थिति कहां 2014 में ले जाएगी, जरा मध्यम वर्गीय स्थिति को टटोलने की कोशिश हम करते हैं। इसलिए पहला सवाल, पीएम पद के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसको लेकर यह सवाल मिडिल क्लास से पूछा गया। हम खासतौर से आपको बता दें मिडिल क्लास का हिस्सा है। इसमें जो नाम निकल कर आए उसमें यह चौंकाने वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि बहुत जबरदस्त अंतर है। आप 2 चेहरे देख रहे हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, लेकिन अंतर को देखिए जरा, कितना बड़ा अंतर है। ये एक तरफ 52% तो दूसरी तरफ 12%। लेकिन उम्मीदवार की रेस में इसके अलावे और भी कुछ नाम है। अरविंद केजरीवाल 16% के साथ है, लेकिन मनमोहन सिंह एक लिहाज से कहिए रिटायरमेंट के दौर में है, इसके बाद तो आएंगे नहीं, पीएम बनेंगे नहीं, इसलिए इनका आंकड़ा जो है सिंगल डिजिट में और नीचे आ गया। 12। दूसरा सवाल था तीसरे मोर्चे की तरफ से अगर प्रधानमंत्री पद के लिए किसे बेहतर माना जाए। दावे हर कोई कर रहा है अपने अपने तौर पर। मुलायम सिंह, मायावती, बड़े कम 5-8% में चीजें अटकी। इसका मतलब है जबरदस्त एक लिहाज से रस्साकशी है आप इन चेहरों। लेकिन इस पूरे दौर में देखिए केजरीवाल को अगर जैसे ही लेके आ जाता है तो ये 26% हो जाते हैं। इसका मतलब है तीसरे मोर्चे की अगुवाई करने के लिए क्या इन्हें कैंडिडेट मिल सकता है, या अगर केजरीवाल यही कहते रहेंगे कि सभी चोर सभी भ्रष्ट हैं तो फिर साथ कौन खड़ा होगा। तीसरा सवाल इसी के साथ था कि कांग्रेस की तरफ से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। एक तीसरा नाम था कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 41%। सोनिया गांधी देखिए कितना कम की स्थिति आई। इसका मतलब एक ये है कि राहुल गांधी के लेकर एक सहमति कांग्रेस के भीतर ही नहीं बाहर भी कांग्रेस के से निकल कर, राहुल गांधी ने खुद भी इसका जिक्र किया है। मनमोहन सिंह तो 13% पे आ गए। ये सारी परिस्थिति बतला रही है आपके स्क्रीन पर कि राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर टॉप पर है। एक सवाल और है कि दरअसल आपसे आम आदमी पार्टी से नुकसान किसे होगा, ये हम जरा आपको दिखलाते हैं कि आम आदमी पार्टी से नुकसान किसे होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नए नेता के तौर पर केजरीवाल की मौजूदगी अगर इस सर्वे के जरिए आ रही है तो ये जरा समझिए, दोनों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को 47%, बीजेपी को 43%। इसका मतलब है कि बहुत कम रेंज है। ये सवाल जो बार बार था कि केंद्र में कांग्रेस है, दिल्ली में कांग्रेस थी, नुकसान उसे, जी नहीं, नुकसान बीजेपी को भी। और तीसरे मोर्चे को महज 3% का नुकसान है, यानी छत्रपों की मौजूदगी अपने तरीके से बरकरार रहेगी। अब ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई नेता, तमाम पार्टियों के नेता इसे मानते हैं। गोपाल राय जी, क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हर राजनीतिक दल के वोट बैंक में सेंध लगाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, आम आदमी पार्टी का जो उत्सर्ग हुआ है, आम आदमी पार्टी जो भारतीय राजनीति के पटल पर आई है,
उसमें खास तौर से कांग्रेस और भाजपा की जो परंपरागत नीतियां रही हैं जी। और उनकी जो पूरी लीडरशिप है, उसकी जो नियत है, नीतियां और नियत के विक्षोभ से पैदा हुई जो आशा की किरण है, वो आम आदमी पार्टी। गोपाल जी, छत्रपों को क्यों नहीं छुपा रही आम आदमी पार्टी? क्योंकि हमने देखा 3% सिर्फ तीसरे मोर्चे के दलों को छूने की स्थिति में है। छत्रपों को क्यों नहीं छुपाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि सवाल पे निर्भर करता है। कांग्रेस भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके विकल्प के रूप में एक आम आदमी पार्टी पैदा हुई है राष्ट्रीय फलक पे। अगर आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नाम से अगर सवाल करें तो शायद लोगों का जवाब साफ आ पाएगा। तीसरे मोर्चे को लोग अपने आप में किसी घटक के रूप में या किसी शकल के रूप में देख पाना आज की तारीख में लोगों को मुश्किल है। जी रविदास जी, एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह बार बार जिक्र कर चुके हैं कि तीसरा मोर्चा आए तो वो प्रधानमंत्री पद की दिशा में बढ़े, लेकिन हम जो सर्वे मिडिल क्लास का निकाल के लाए हैं उसमें तीसरे मोर्चे में सबसे, हमने आम आदमी पार्टी को भी तीसरे मोर्चे में रख दिया, उसमें सबसे ज्यादा केजरीवाल के समर्थन में क्यों स्थिति आ रही है बार बार? देखिए, यूपीए की सरकार सारे मोर्चों पर असफल हो गई है। देश में जनता परिवर्तन चाहती है और एक बहुत बड़ा वर्ग ये चाहता है कि यूपीए की सरकार हटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार न बनने पाए। हम लोगों का प्रयास ये है कि पूरे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर के एक नई शक्ति का उदय होगा और तीसरा मोर्चा बनेगा। एक कोई लीडर का नाम बता सकते हैं रविदास जी, जो आप जो विकल्प देंगे तीसरे मोर्चे का, कौन लीडर होगा? कोई एक नाम लिया जा सकता है? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी को हम लोग चाहते हैं कि तीसरे मोर्चे के नेता हों। सबसे अधिक उनका अनुभव है, कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देश के अंदर समाजवादी पार्टी आएगी तीसरे मोर्चे में। तो मोहम्मद सलीम, एक मिनट, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें अकेले तो आप आएंगे नहीं, आपको गठबंधन चाहिए, वामपंथियों का एक बड़ा गुट या कहें सबसे बड़ा गुट आएगा। हम जोड़ लें, हम आप क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर के एग्जैक्टली तीसरा मोर्चा बनाएंगी। हम जरा वामपंथी को भी जोड़ लेना। मोहम्मद सलीम साहब, जिस तरीके से वामपंथियों का गठबंधन दक्षिण में हुआ, तमिलनाडु में हुआ जयललिता के साथ, लेकिन एक नेता उभर कर नहीं आ रहा है कि अगुवाई कौन करेगा और इसमें मामला उलझ कर रह जाता है। क्या यही सबसे बड़ा संकट है तीसरे मोर्चे का कि लीडर कौन हो, या कोई और संकट है? ये आपका उलझन है या मीडिया का उलझन है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का उलझन है? ये हमारे लिए उलझन नहीं है, ना तो देश की जनता के लिए उलझन है। संसदीय लोकतंत्र में आपको मालूम होना चाहिए, हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। आप राष्ट्रपति शासन के पक्ष में पक्षधर हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे संविधान में ऐसा संशोधन नहीं हुआ है। लेकिन आप विकल्प जनता को जो हम कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प मोर्चा भी नहीं, जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा एक रास्ता निकलना चाहिए। वहां हम कुछ नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नापसंद है मीडिया को, वो नेता की बात कर रहे हैं, चाहे वो नहीं, हम नहीं कर रहे हैं हो। सलीम साहब, मुलायम सिंह ने 3 सभाओं में कहा, जयललिता ने 2 बार दोहरा दिया, हमने कहा नाम लिया, उन दोनों ने नाम लिया। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, चर्चा का विषय देश के पास ये नहीं है कि नेता की कमी है। चर्चा का विषय इसलिए है कि भ्रष्टाचार क्यों, ऐसे कैसे रोका जाए, महंगाई क्यों हो रहा है, उसे कौन रोकेगा, कैसे रोका जाएगा, बेरोजगारी क्यों है, और इसलिए हम क्या कहते हैं, राजनीति जो है उसमें कुछ नीति की बात होना चाहिए। आप सिर्फ राज कार्य कौन करेगा वो लेके व्यस्त हैं। ओके, केसी त्यागी साहब, क्या जनता दल यूनाइटेड भी ये सोचती है कि विकल्प के तौर पर नेता का नाम देना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए। हम जरा एक मिनट, हम जनता दल यूनाइटेड को भी जोड़ लेते हैं। सलीम साहब, केसी त्यागी साहब भी जुड़े हुए हैं। केसी त्यागी साहब, क्या नेता का नाम लेना जरूरी नहीं है आपकी? अब आइए। हाँ, नेता का नाम लेना जरूरी नहीं है केसी त्यागी साहब तीसरे मोर्चे में? लीडर कौन होगा? हाँ, कर दीजिए प्लीज। चलिए, आवाज लगता है आपके पास नहीं जा रही, हम आपके पास आते हैं, लेकिन हमारे साथ चुनाव के बाद जो है, जो तीसरी मोर्चा होंगे वो सारी क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके ये तय करेंगी कि देश का। अरे रविदास जी, लेकिन आपके नेताजी ने क्यों कहा कि मैं प्रधानमंत्री हमको बनने के लिए जिताइए इस बार? देखिए, सफाई में इसका जिक्र करने की जरूरत थी? नहीं, ये तो हम लोग चाहते हैं। अरे लीजिए, माननीय मुलायम सिंह जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, जो उनके एमपी होंगे, वो सब बैठ करके तय करेंगे। और ये आप पक्का समझ लीजिए
कि अगली सरकार बनेगी तीसरे मोर्चे की, वो और ये एक नया विकल्प होगा देश के सामने। हम वो नंबर भी दिखलाने वाले हैं कि किस नंबर में क्या। भदौरिया साहब, बीएसपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। भदौरिया साहब, क्या ये स्थिति आ गई है कि जहां पर गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी एकजुट हो जाएं और उसमें अपने क्षेत्रीय राजनीतिक टकराव को भुला दें, ये स्थिति आ गई है भदौरिया साहब? देखिए, इस समय खास तौर से उत्तर प्रदेश, आमतौर पर देश, उसमें सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं कि चाहे वो मोदी साहब हों, चाहे वो मुलायम सिंह हो, मुजफ्फरनगर से लेके गुजरात तक एक ही कहानी है, और वो ये है कि इन लोगों के साथ जो निर्धन लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे वो हिंदू परिवारों के हों, दोनों लोगों के साथ अत्याचार और जुल्म खास तौर से उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो जो मुलायम सिंह जी की वकालत करते हैं, वो ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश इस समय त्राही त्राही कर रहा है कानून व्यवस्था के सवाल पर, और जो 100 छोटे बड़े दंगे हुए हैं उन प्रश्नों पर। तो जहां तक बहन मायावती जी का प्रश्न है, उनका स्पष्ट अभी लखनऊ में जो रैली हुई उसमें उन्होंने एजेंडा स्पष्ट किया, और उन्होंने कहा है दलितों का प्रश्न, महिलाओं का, ओबीसी का, और सभी समाज के जो निर्धन लोग हैं, उन सभी लोगों को जो आगे बढ़ाएगा वो नेतृत्व निश्चित तौर पर आगे निकलेगा। ओके, सुधांशु मित्तल जी, अब एक सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी अगर 272 तक नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे में जो उसे साथी चाहिए वो गठबंधन या तीसरे मोर्चे के कंट्रडिक्शन ही बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे? क्योंकि बीएसपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, ममता लेफ्ट के खिलाफ, तेलंगाना और सीमांधारा बटे हुए, जयललिता, करुणानिधि एक साथ नहीं आ सकते, ये सारी परिस्थितियां अनुकूल लग रही है बीजेपी को? देखिए प्रसून जी, आपने जो एक बात कही, अभी प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवारों की बात थर्ड फ्रंट से आई, तो एक लोकतंत्र में सिद्धांत कहा जाता है कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है सैद्धांतिक दृष्टि से जी। तो कम से कम तीसरा मोर्चा के बारे में हर दल के ऊपर तो यह लागू ही होता है, जितने घटक उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। हश्र क्या होगा यह जनता स्वयं समझ सकती है। और एक और बात, अगर आप बिल्कुल व्यवहारिक रैशनल दृष्टिकोण से देखें कि कोई भी गठबंधन तब सरवाइव करता है जब पैन इंडिया लेवल के ऊपर उसके अंदर एक कनेक्टिंग लिंक हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी, हमारे पास तमिलनाडु और केरल में भले ही सीटें ना हो, पर हमारा कार्यकर्ता है, संगठन है। आप देखिए कितनी शानदार रैलियां वहां पे हुई। परंतु आप सोचिए कि क्या जयललिता जी को बिहार में सुनने कोई आएगा, या नीतीश कुमार जी को केरल में सुनने के लिए कोई आएगा? तो अगर आपके पास एक मिनिमम कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो वह सिस्टम सरवाइव कर नहीं सकता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है तो वह व्यवस्था नहीं। एक चीज बताइए सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सवाल हम इसमें खाली जोड़ना चाहते हैं। चूंकि छत्रपों का उदय जो हुआ वो क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर हुआ, वहां की जरूरतों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नेता अलग अलग प्रांत में न सिर्फ कद्दावर हुए बल्कि जनता ने उन्हें वोट भी दिए कि उनकी बातों को सुना जाएगा। क्या आपको लगने लगा है कि राष्ट्रीय राजनीति अब क्षेत्रीय अस्मिता को जगह दे पा रही है? क्योंकि तेलंगाना फिर हमारे सामने आकर खड़ा है एक नई परिस्थिति के साथ। सुधांशु जी, देखिए, क्षेत्रीय अस्मिता को यदि राष्ट्रीय राजनीति में उचित स्थान मिला होता कांग्रेस के रिजीम में, तो क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। वह क्षेत्रीय व्यवस्था या क्षेत्रीय भावनाओं को नहीं स्थान दिया गया, इसलिए क्षेत्रीय नहीं तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में आप लोग को सिर्फ 182 सीटें थी, 22 दलों का साथ था आपके साथ, उस समय भी क्षेत्रीय दल थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में। उसी बिंदु पे आ रहा हूं जी, मैं इसीलिए उसी बिंदु पे आ रहा हूं। पर जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय लेना होता है तो वही तब क्षेत्रीय दल यदि किसी राष्ट्रीय दल के साथ तदात्म्य में हैं तो वह राष्ट्रीय हितों के अंदर बेहतर काम कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, तमिलनाडु का विषय है। आज श्रीलंका के विषय के ऊपर तमिलनाडु में यह भावना है कि श्रीलंका के खिलाफ कड़े से कड़ा स्टैंड भारत सरकार को लेना चाहिए। परंतु यदि कड़े से कड़ा स्टैंड भारत सरकार ले ले तो पूरा श्रीलंका चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। तो ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तब हो सकता है जब क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय इंटरेस्ट। हम इसका एक दूसरा रूप में, चूंकि भारतीय, आपने जो बात कही क्षेत्रीय जरूरत के मद्देनजर, केसी त्यागी साहब, अब हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ त्यागी साहब, एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय राजनीति करने वाले राजनीतिक दल पहली बार अगर ये कह रहे हैं कि पूरे देश में उनकी आवाज गूंज रही है, तो हमारा सवाल यह है कि आपने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का साथ एक व्यक्ति को लेकर छोड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति या सियासत
किसी एक व्यक्ति को मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय मुद्दे इस बार भारी पड़ने लगी है? कुछ ऐसी स्थिति है त्यागी साहब? प्रसन्न जी, जो हमारे मित्र सुधांशु जी कह रहे हैं उसमें एक अंतर विरोध तो ये है कि जो क्षेत्रीय अस्मिता के नेता थे, चाहे उमा भारती थी, चाहे कल्याण सिंह जी थे, चाहे येदियुरप्पा जी थे, और चाहे ये मानेंगे नहीं, और चाहे अपने नरेंद्र मोदी जी थे, तो ये स्वायत्त हो गए थे अपने अपने राज्यों में। नरेंद्र मोदी जी के सामने भाजपा और संघ वहां पर सरेंडर कर गई तो उनको स्वीकार कर ले। बाकी क्षेत्रीय अस्मिता के तीनों नेता जी बीजेपी से बाहर आए। जी, भाजपा को वसुंधरा की सारी शर्तें मान करके, इंक्लूडिंग उम्मीदवारों का चयन और मंत्रिमंडल का चयन, ये चीजें छिपी हुई नहीं है किसी से, वो मने भी करें हमारे मित्र। तो ये जो क्षेत्रीय अस्मिता है, एक तो इसका राष्ट्रीयता से कोई अंतर विरोध नहीं है। क्षेत्रीय अस्मिता के जो दल हैं वो राष्ट्रीय सवालों पर भाजपा और कांग्रेस से कम संवेदनशील नहीं है, चाहे तमिल प्रॉब्लम हो, चाहे टेररिज्म हो, त्यागी साहब जिसका जिक्र आपने किया, हम इसका एक दूसरा चेहरा भी जानना चाहते हैं। एनसीपी मौजूद है, चूंकि उनके प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, एक बात बताइए, एनसीपी को किस रूप में आप देखते हैं? राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय मुद्दा, या क्षेत्रीय तौर पर? क्योंकि वो शिवसेना एक क्षेत्रीयता का बोझ लिए हुए वहां पर, आप क्षेत्रीय खुद को मानते, किस रूप में देखते हैं आप एनसीपी को? नरेंद्र जी। प्रसून जी, इस देश में अगर आप देखो पिछले 20 सालों में जो सरकारें देश में बनी हैं वो क्षेत्रीय दलों की मदद से बनी हैं। आप क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज पूरे देश में हर राज्यों में आप देखोगे कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ी है और वो क्षेत्रीय दल वहां के स्थानिक लोगों की जरूरतों को केटर कर रहा है। तो हमें आज उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक, जब देश 16वीं लोकसभा के सामने दहलीज पे खड़ा है, कगार पे खड़ा है, उस वक्त यह कहना कि तीसरा फ्रंट या यूपीए थर्ड को मौका मिलेगा, ये एनडीए को मौका मिलेगा। सवाल आज जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, जिसका जिक्र अभी आपने किया, कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर एक कैंपेन इस देश में चलाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और एक पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हम उस पे आ जाएंगे राष्ट्रीय तौर पे। यहां तो बात खाली इतनी हो रही थी कि हर राजनीतिक दल 10 से 20 सीट के बीच में अपने जुगाड़ करके क्या 272 के आंकड़े को छू लेता है, तो ऐसे में अगला झगड़ा क्या होगा, हम उसको जरा सुलझाना चाह रहे। आप रहेंगे, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर, चूंकि हमको लगता है वो वोट शेयर इस देश में क्या और सीट कितनी है। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स वाकई ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि सर्वे में जो तस्वीर आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन आइए पहले हम बता दें दरअसल इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से ये सब कुछ किया गया है। दरअसल ये 8 फरवरी और 14 फरवरी यानी इसी हफ्ते, ये दूसरे हफ्ते की बात है जो भी उसमें है, और इसमें 1500 लोगों से बातचीत की गई है। सैंपल उन्हीं का है। हम जरा आपको दिखलाते हैं कि हम दरअसल 2 हिस्सों में इसको हमने बांटा है। एक में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी और अदर्स, कितने फीसदी वोट इनके हिस्से में आते हैं। ये देखिए, ये एक सर्किल है, पाई बन रहा है, जिसमें बीजेपी 33%, लेकिन अदर्स 47% कांग्रेस 20%। इस अदर्स से हटकर एक दूसरा पाई हम दिखलाते हैं। इसमें दरअसल हमने अदर्स से हटाकर यूपीए और एनडीए और अदर्स को लिया है। इस पाई में देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीए 22% वोट पर आ रहा है, 20 से 22 हो गया, यानी 2% अदर्स के आ गया। एनडीए 36% और अदर्स के हिस्से में 42%। और अगर इसे सीटों में बदल दिया जाए तो क्या स्थिति बनती है? ये अपने तरह की बहुत चौंकाने वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस अपने राजनीतिक इतिहास के लोएस्ट पायदान पर है, सिर्फ 89 से 99 के बीच में, 79 से 99 के बीच में, यानी 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पा रही है। वहीं बीजेपी को ध्यान दीजिए, 182 सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाए थे, लेकिन इसमें न्यूनतम रेंज सिर्फ बीजेपी का है 192 से 212। ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की सीटें हैं। इसको अगर हम यूपीए और एनडीए और अदर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं, तब आप देखिए इस हिस्से में, यूपीए के हिस्से में 91 से 117, बहुत ही छोटा आंकड़ा है ये। एनडीए दूसरी तरफ 200 के आंकड़े को पार कर रहा है, 217 से 237 तक की स्थिति। पिछले हफ्ते की तुलना में ये एक ऐतिहासिक बढ़त मिल रही है। और अदर्स पीछे आ गया है, जो पिछले हफ्ते थे 205 से 225 तक की स्थिति में। हम आपको एक दूसरा ग्राफ दिखलाते हैं, जिससे और चीजें साफ होंगी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किस तरीके की लड़ाई चल रही है और ऊपर नीचे कैसे कैसे ये ग्राफ
होते चला गया है। और ये तस्वीर जो है हमने 2009 से नतीजों से ली है, जिसमें उड़ान भरी थी कांग्रेस ने, वो कहां पहुंच गई थी। लेकिन गिरते गिरते आप देखिए 209 था वो, गिरते गिरते कहां 101 पर आ गई 2014 में। अभी ये सर्वे है 2014 का, 212 इससे पहले था। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ देखिए वो किस तरह से नीचे से बढ़ते हुए ऊपर जा रही है। ये दो बीजेपी और हमने कांग्रेस का हिस्सा लगाया था, और ये फासला लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते की तुलना अगर इससे कर रहे हैं तो हम उसमें नई चीज देख रहे हैं कि एक ऐतिहासिक सबसे निचले पायदान पे इस वक्त कांग्रेस इस सर्वे में खड़ी है, जो कि जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें 2 महीने का ही वक्त बचा है, सही मायने में कहें तो, और इस महीने के आखिर में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। मोहम्मद सलीम साहब, जो स्थिति बन रही है उसमें पहला सवाल इसलिए आपसे क्योंकि हमने जो सर्वे कराया उसमें वामपंथियों का ही चंक है जो सबसे ज्यादा तीसरे मोर्चे या अन्य राजनीतिक दलों में 30+ पे आ रहा है। बाकी कोई राजनीतिक दल 30+ पे नहीं आ रहा है, जो छत्रप है, जो तीसरे मोर्चे। क्या इस बार ऐतिहासिक भूल नहीं होनी चाहिए? लगता है कि वामपंथियों को भी अपना नेता को सामने लाना चाहिए कि देखिए इनके लीडरशिप में हम लोग सरकार बनाएंगे, या तीसरे मोर्चे की स्थिति अगर बन जाती है तो। सलीम साहब। धन्यवाद प्रसून। कम से कम पिछले 1 साल से जो नमो और रागा हो रहा था, आलाप हो रहा था, ये नमो और रागा के अलावा भी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी, चाहे छत्रप बोलो, एक सेक्शन है और वही मजबूती से है। उसमें कितना मजबूती प्रदान किया जाएगा, वो वामपंथी अपने कितने संख्या बढ़ा पाएंगे अपने जो बेस है वहां से। और दूसरी बात है कितने राजनीतिक दल को जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के आधार पर नजदीक ले आ पाएंगे, इस कोशिश के ऊपर निर्भर है। हम कोई ऐतिहासिक भूल नहीं कर सकते क्योंकि आज देश ऐसी स्थिति में है जहां वो चौराहे पर खड़े होकर के रास्ता टटोल रहे हैं और लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उब गए हैं। जिसको जहां जो मिल रहा है वो उनको अपना रहे हैं, और हम समझते हैं वो एक नीति के आधार पर होना चाहिए, किसी के मुखौटा या चेहरे के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई गिमिक नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, टेलीविजन में बहुत ज्यादा इश्तेहार नहीं मिलेगा, और ना ही तो कॉर्पोरेट इंडिया उसको लेकर के हलचल मचाएंगे। लेकिन जनता अपने रास्ता ढूंढ लेगी, और जनता अगर रास्ता ढूंढेगी उसमें जनता के मुद्दे को लेकर के वामपंथी बेशक उस रास्ते को ढूंढने में और इकट्ठा करने में मदद करेंगे। हम सीमेंट का काम करेंगे। बिल्कुल सलीम साहब, आपने अच्छी बात कही, इस बार ऐतिहासिक भूल नहीं होगी। रविदास मेहत्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता चाहे पीएम बनना चाहते हो, लेकिन तीसरे मोर्चे में उनका नंबर तीसरा ही आ रहा है। वामपंथी ग्रुप सबसे ऊपर नजर आता है, उसके बाद जयललिता नजर आती हैं, और फिर मुलायम सिंह। आंकड़े ही मैटर करेंगे तीसरे मोर्चे में या अनुभव मैटर करेगा? देखिए, लीडर हो। मुख्य बात यह है कि आज देश ये चाहता है कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की सरकार बने। उस सरकार में न कांग्रेस हो, न भारतीय जनता पार्टी हो, और बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके एक नया विकल्प के रूप में उभरेंगी। प्रधानमंत्री कौन होगा ये बाद में तय हो जाएगा, लेकिन आज ये जनता चाहती है कि दिल्ली की सरकार हटे। मुख्य बात यह है कि यूपीए सरकार से गुस्सा भी और बढ़ेगा जी। लगातार जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नहीं, वो ठीक है, घोटाले उस पे हम आते हैं। हम जरा नेता खोज रहे थे। बढ़ेगा। हम गोपाल राय जी एक बात बताइए, क्योंकि हम लोगों ने जो सर्वे कराया है उसमें अदर्स के खाके में आम आदमी पार्टी को भी रखा है। गोपाल राय जी, क्या कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है आपको लगता है जहां पर आम आदमी पार्टी भी अदर्स के साथ खड़ी हो सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों और जिन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ी है वो उसकी प्राथमिकता में दिल्ली में भी था। दिल्ली में अभी 48 दिन की सरकार चली है, ये देश के सामने का सच है, और देश के अंदर भी उन्हीं मसलों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। उन मुद्दों के आधार पर अगर कोई साथ देने को तैयार होता है तो उनके साथ हम उन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अन्य पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो इन मुद्दों के साथ चलने की स्थिति में है या नहीं है। तो व्यक्ति और पार्टी की जगह वो मुद्दे और वो संस्कृति, जो नई राजनीति जो देश की जनता चाहती है, वो हमारी प्राथमिकता में होगा, और उसके आधार पर कोई भी बात और कोई भी साथ बन सकता है। नरेंद्र वर्मा जी, एनसीपी क्या कांग्रेस से निकल भी सकती है? आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? प्रसून जी, 2004 में जब यूपीए गठित हुआ, एनसीपी उसका हिस्सा रही। आज भी हम यूपीए के घटक हैं। आने वाला चुनाव
जो इस साल हम लड़ने जा रहे हैं 16वीं लोकसभा, वो भी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। अब इसके जो सवाल ही नहीं उठता कि आज की जो परिस्थिति है इसमें जो प्रश्न आपने किया, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आएंगे, चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी के जो विकल्प है वो हमारे खुले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं प्रसून जी कि अभी ये बात हो रही है, मैं आप लोगों को सुन रहा था कि थर्ड फ्रंट उभर के आ रहा है या एनडीए उभर के आ रहा है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पे चर्चा हो रही है, लेकिन एनसीपी चाहती है कोई भी यहां स्थिर सरकार। जो स्थिर सरकार कौन इस देश को देने जा रहा है? आपने देखा है पिछले कुछ सालों में जब जब तीसरा फ्रंट उभर के आया और वो सरकार ने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं किया। इस देश के लिए, देश की जनता के लिए स्थिरता बहुत अहम है और एनसीपी आने वाले दिनों में इस चीज को अहम मुद्दा बनाएगी कि भाई स्थिर सरकार इस देश को देना भदौरिया साहब, बहुत जरूरी आपको है। लगता है कि बीएसपी आने वाले वक्त में बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने की परंपरा से आगे निकलने की सोच सकती है? देखिए, अभी हम लोगों ने किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जो सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा प्रश्न देश के सामने है उसको लेकर कुछ निर्णय लिए थे, पर अब आने वाले दिनों के अंदर हम लोगों की जो समझ है, नीति है, उसके अनुसार बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की रणनीति चुनाव की रखेंगी और उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब उसके बाद जो तमाम तरह के आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें आप ये दिखा रहे हैं ना तो एनडीए को बहुमत है, ना यूपीए को बहुमत है, ना ही तथाकथित मुलायम सिंह जिसमें है उनको बहुमत है। तो बहुमत जब किसी को नहीं है तो चुनाव के परिणाम आने दीजिए और उसमें हम इसीलिए हर हफ्ते सेंसेक्स को टटोल रहे हैं भदौरिया साहब, हम एक्चुअली इसीलिए हर हफ्ते टटोल रहे हैं कि किधर से क्या आंकड़े जा रहे हैं। त्यागी साहब, एक चीज बताइए, क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली आने की स्थिति में आ सकते हैं? त्यागी साहब, क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि वो बिहार छोड़कर दिल्ली आ जाएं? मैं प्रश्न, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी जो बात अधूरी रहेगी थी उसको इसमें और जोड़ना चाहता हूं। जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें यह पक्ष आपने छोड़ दिया कि अगर आम आदमी पार्टी को 5% वोट मिला तो 50 सीटें कम हो जाएंगी, अगर आम आदमी पार्टी को 10% वोट मिला तो 100 सीटें कम हो जाएंगी। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मिडिल क्लास की है उसका करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उसने कम्युनल टेंशन, क्राइम, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर, नक्सलिज्म और लैक ऑफ मॉरलिटी पे 1% लोगों ने अपनी राय दी है जी। और जो कई क्रांतियों के जनक है उनका कहना था कि इस मिडिल क्लास का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इसकी आवश्यकताएं, जरूरतें समय के साथ नहीं, वो ठीक आप कह रहे हैं, मिडिल क्लास का कोई भरोसा नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, एक चीज बताइए, हम एक नई चीज देख रहे हैं, बीजेपी अपने ऐतिहासिक उड़ान पर है, सबसे ज्यादा सीट पा रही है, जो रेंज है वो 192 से 212 का अकेले बीजेपी का है, और अगर यूपीए में ले आते हैं तो वो आंकड़ा और बढ़ जाता है और वो 237 तक पहुंच जाता है। लेकिन आपको भरोसा है कि अगर 225, 230, 240 तक भी पहुंच जाएं तो बाकी सीटें के लिए लोग बाहर निकलकर आपके साथ खड़े होंगे, ये भरोसा है सुधांशु जी? देखिए, वैसे तो अभी आप ही के सर्वे में लगातार जो कुछ चीजें बढ़ रही हैं हर हफ्ते में, तो वो दर्शा रही है कि हम निरंतर बहुमत के निकट पहुंच रहे हैं, यदि आपका सर्वे भी माने जी। और यदि उसमें थोड़ी बहुत कमी भी रह जाएगी तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने देखा है कि 1996 के बाद 98 में जब हमारी दोबारा सत्ता आई तो और दल जुड़े, 99 में हमारी संख्या अधिक आई तो और दल जुड़ गए। हाँ, एक बात के लिए मैं और जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, आपने एक अच्छा काम यह किया है जैसे कि आम आदमी पार्टी को भी आपने थर्ड फ्रंट में रखा है। अभी गोपाल राय जी कह रहे थे कि मुद्दे और राजनीतिक संस्कृति के आधार पे वो समर्थन की बात कर सकते हैं, तो वाकई उनके मुद्दे और राजनीतिक संस्कृति तो एक सी है। जैसे आपने देखा ना कि उनके मंत्री जो थे वो जाकर वैसे ही दबाव बना रहे थे पुलिस पे, जैसे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बिहार में जाके लालू प्रसाद यादव जी के। फिर हम एक और बात बता रहे हैं, मुकदमे भी वापस उन्होंने, जैसे अपराधियों के मुकदमे वापस लिए थे सपा ने और लालू प्रसाद यादव जी ने, इन्होंने आते अपने लोगों के जिनके बिजली काटने मुकदमे थे वापस लिए। सड़क पे भी हुड़दंग की संस्कृति समान सी है। अच्छा, अभी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के अपने
सलीम साहब उन्होंने कहा था कि साहब हम किसी, सलीम साहब ने यह कहा कि हम किसी नाम के नाम पे नहीं, हम नीति के आधार पे लेंगे। तो भाई 30 साल तक तो आप ज्योति बाबू के नाम के ऊपर चुनाव लड़ते रहे, अब आज विवशता का विकल्प आपका है कि नाम नहीं है, तो आप कह रहे हैं नाम पे लेंगे। को मालूम होगा अभी आपका अनुभव नहीं है 30 साल का। केसी त्यागी जी को नहीं, वो विषय ठीक है आपकी बात, मगर आपके अघोषित नेता वो थे। और यहाँ तक कि सच है, देखिए इस सर्वे का एक सच है, हम बताएं कि दरअसल ये हंग पार्लियामेंट की स्थिति में अभी तक है। बीजेपी सबसे ऊपरी पायदान पर है और ऐतिहासिक तौर पे सबसे ज्यादा जीत सीट मिल रही है अगर इस सर्वे को देखें उस रूप में। और कांग्रेस वाकई 100 से नीचे कभी उसके साथ रही नहीं है स्थिति, लेकिन ये आ रही है। तो कांग्रेस के साथ खड़े राजनीतिक दलों के लिए बेचैनी हो सकती है और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ खड़े दलों को भी एक सुकून मिल सकता है कि इस रूप में हम ये लगातार हर हफ्ते चूंकि सर्वे कर रहे हैं, हम चर्चा यहां रोक रहे हैं। अब हम इसके लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे, जो सीमा है थोड़ी समय की, हम चर्चा यहां पर रोक रहे हैं। एक सवाल और है मिडिल क्लास का, ये बड़ा जबरदस्त है। आम आदमी पार्टी को क्या दिल्ली में जैसी सफलता मिली वैसी ही लोकसभा में सफल वो हो सकती है? 50% लोगों की राय है हाँ हो सकती है और 44% कह रहे हैं नहीं हो सकती है। मतलब बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल निकले हैं वो पूरी बिसात बिछाकर निकले हैं, क्योंकि 50% लोगों की अगर ये राय है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि उसमें लगभग 47% कांग्रेस के वोट बैंक में और 43% बीजेपी के वोट बैंक में वो सेंध लगाई।